ऑनलाइन स्टडी में सभी कक्षा 9 के विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और हमने माटी वाली कहानी शुरू कर रखी थी, जिसका तीसरा भाग हम आज पढ़ेंगे। तीसरा और अंतिम भाग है। 2 भागों में हमने पढ़ा कि टिहरी शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले में एक महिला जो माटी वाले के नाम से जानी जाती है, वो माटी हर घर को पहुंचाती है। और माटी पहुंचाने के बदले वह महिला सिर्फ अपना पेट भरती है। कोई रोटियां दे देता है, कोई चाय पिला देता है, कोई घर का जरूरी सामान कोई अन्य दे देता है। और लेखक ने बताया है कि बरसों से वो ये काम करती आ रही है और टिहरी शहर का कोई भी घर ऐसा नहीं है जो उसे नहीं जानता है, और न वह ऐसा घर है जिसे वह नहीं जानती है। उस पूरे शहर में उसका प्रतिद्वंद्वी कोई नहीं है, अकेली है वो। और एक घर में जब वो माटी देती है तो उसको 2 रोटियां मिलती हैं, जिसमें से एक रोटी वो चुपके से अपने डिल्ले के एक कपड़े में छुपा लेती है। इससे पता चलता है कि वो बहुत गरीब है। संचय की प्रवृत्ति के साथ वो आगे बढ़ती है। दूसरे घर में जाती है, वहाँ 2 रोटियां मिल जाती है और ये कहा जाता है कि कल हर हालत में मिट्टी आ जानी चाहिए। तो उसके पास 3 रोटियां हो जाती है। 3 रोटियां होते ही वो बहुत खुश होती है और खुश होकर वो घर जाने को आतुर होती है। उसके पति जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अशक्त हो चुके हैं, असहाय हो चुके हैं, उनसे चला फिरा नहीं जाता है, घर पर ही रहते हैं। तो वो राह चलते रास्ते में सोचती जाती है कि आज वो 3 रोटियां बूढ़े के हवाले कर देगी और 3 रोटियों को देखते ही बूढ़ा खुश हो जाएगा। उसके बाद क्या कहानी बनती है देखते हैं। पढ़ लिया था अपन ने। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। साथ में ऐसा भी बोल देगी कि साग तो कुछ है नहीं अभी। जैसे वो घर पहुंचेगी 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक दोपहर को, तो वो 3 रोटियां दे देगी और साथ में ये बोल देगी कि साग तो कुछ है नहीं अभी। ये डायलॉग उसे कहाँ से याद आया? ये डायलॉग उसे याद आया किसका? ठकुराइन का। जब वो चाय के वक्त उसने कहा था, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। ये डायलॉग भी किसका है? ठकुराइन का। अर्थात संभवतः वो सोच रही है कि बुढ़ा भी ऐसे ही जवाब देगा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थलों में फैले घरों तक उसे पहुंचाने का काम वो करती है। अर्थात यहाँ पर लेखक ने कहा है कि उसका गांव शहर से इतना नज़दीक भी नहीं है। तकरीबन 2 से 3 घंटे गांव पहुंचने में लगते हैं। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है। देखिए कितना संघर्ष कर रही है। संघर्ष का नाम माटी वाली है। सुबह वो महिला 8 बजे चलती होगी अपने घर से, तकरीबन 20 से 25 किलो वजन अपने सर पर रखकर, और वो 10 बजे तक टिहरी शहर पहुंचती होगी। 11-12 बजे वो वापस वहां से चलती होगी और 2-3 बजे वो वापस पहुंचती होगी। और अगर वो रुक जाती है तो पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है? रात ही लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, 1 सेंटीमीटर भी जगह उसके पास नहीं है, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। गांव का कोई ठाकुर है, उसकी जमीन पर उसने अपनी झोपड़ी बना रखी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उसे भले आदमी घर पर भी माटी वाले को कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती। ठाकुर की वीरान जमीन पड़ी है, सुनसान जमीन पड़ी है, उस जमीन पर उसने अपनी झोपड़ी बना रखी है। और ठाकुर कितना भला मानुस है, व्यंग है ये। देखो क्या लिखा है कि उस भले आदमी के, अर्थात उस आदमी में कोई संवेदनशीलता नहीं है। उसकी जमीन पर झोपड़ी बनने के एवज में उस महिला को उसके घर पर बेगार करनी पड़ती है। बेगार का मतलब है निःशुल्क, कोई
किराए कोई शुल्क नहीं मिलता है, कोई मजदूरी नहीं मिलती है, उस ठाकुर घर में इसका किराया चुकाना पड़ता है काम करके। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल के अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। राह चलते चलते सोच रही है, माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। क्या खरीद लिया? एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल देगी। राह चलते वो सोच रही है, बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी नहीं। बुढ़ा सोचेगा अभी तो आई है, रोटी बनाएगी। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। जैसे ही सब्जी तैयार हो जाएगी, किसकी? एक पाव प्याज की। उसके सामने दो रोटियां। अब वह दो रोटियां भी नहीं खा सकता। बुढ़ा इतना कमजोर हो गया है कि वो एक साथ दो रोटियां नहीं खा सकता। एक ही रोटी खा पाएगा या अध से अध डेढ़, 1.5, जिसको आप बोलते हैं। ज्यादा कितनी? एक या डेढ़ रोटी खा पाएगा। अब उसे ज्यादा नहीं पचता, बाकी बची डेढ़ रोटियों से माटी वाली अपना काम है चला लेगी। राह चलते चलते उसके दिमाग में पूरी प्लानिंग चल रही है, पूरी योजना चल रही है। और व्यक्ति जब प्लानिंग बनाते बनाते अपना रास्ता नापता है तो रास्ता बहुत आसान लगता है, पता नहीं चलता कि कब मंजिल आ गई। तो यहाँ पर वो ये सोच रही है कि जाते ही एक पाव प्याज से सब्जी बनाएगी। सब्जी बनाते ही दो रोटियां बुड्ढे के हवाले कर देगी। बुड्ढा दो रोटियां भी खा नहीं सकता, ज़्यादा ज़्यादा एक खाएगा या डेढ़ खा लेगा। और अब उसको ज़्यादा पछता भी नहीं है। बाकी बची डेढ़ रोटियों से उसके पास कितनी रोटियां हैं? 3 रोटियां। 1 + 2, 1 किसने दी? ठकुराइन ने। 2 रोटियां कहाँ मिली? जो कामिनी नाम की लड़की दौड़ती हुई आई थी उसकी माँ ने दी है। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। पहले कब? ठकुराइन ने जब उसे चाय पिलाई थी तब उसने 2 रोटियां दी थी, उसमें से एक रोटी बचा ली और एक रोटी खा ली। एक तो पहले से खा ली, डेढ़ और हो जाएगी। तो अब कितनी रोटियां हो जाएगी? 2.5 रोटियां हो जाएगी। 2.5 रोटियों से वो अपना काम चला लेगी और 1.5 रोटी बूढ़ा खा लेगा। मन में ये सब सोचती, हिसाब लगाती वो अपने घरे पहुंच गई। अर्थात कुल मिलाकर वो अपने घर पहुंचे जाती है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। घर पहुंचती है। घर पहुंचने से पहले ही बुढ़ा दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाले के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। माटी वाले जैसे ही घर की सीमा में प्रवेश करती थी तो वह चौंकती हुई आंखों से माटी वाले की ओर देखता था। आज उसने देखा नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाले ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। अपनी माटी को छोड़कर वो माटी हो चुका था, अर्थात मर चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। अब इधर बूढ़ा मर चुका है, दुख में वह है। सबसे बड़ा दुख जो उसका सहारा था पति, वो उसे छोड़कर चला गया है। इसी बीच 10-15 मिनट बाद टिहरी पुनर्वास बांध पुनर्वास का एक अधिकारी है, वो वहां पहुंच जाता है। टिहरी किसका नाम है? शहर का नाम। वहां बांध निर्माण कार्य चल रहा है। इस कारण वहां के लोगों को ये जमीन खाली करनी पड़ेगी। और वो अधिकारी वहां पहुंच जाता है और वो पूछता है पहला प्रश्न कि वो कहां रहती है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। बांध पुनर्वास का अधिकारी क्या कहता है कि तुम तहसील जाना और तेरा घर कितनी जगह में बना हुआ है, कहां बना हुआ है, उसका खसरा नंबर क्या है, ये तमाम चीज़ों का प्रमाण पत्र आप कहाँ से ले आना? तहसील से ले आना। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देती गुजर गई साहब। जिंदगी यानी जिंदगी देशज शब्द है। पात्र के अनुसार लेखक ने भाषा यूज करवाई है कि मेरी जिंदगी तो इस शहर के सभी घरों में
माटी देते हुए गुजर गई। साहब है, साहब यानी साहब है, किसको कहती है? अधिकारी को। माटी कहां से लाती हो? अधिकारी का अगला प्रश्न। माटा कहां से लाती हूं? माटी जोड़ से लाती है। उसके बाद वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, अर्थात क्या वो माटा खान तेरे नाम चढ़ी हुई है तहसील में? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। कागज ले आओ। कहां से? तहसील से। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब है, वो तो मेरी रोजी रोटी है, आजीविका का साधन है। बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। अधिकारी क्या कहता है कि मैं जितनी बात पूछता हूं उतना जवाब दे। तेरे नाम कोई जमीन है तो कागज दे। आजीविका है, रोजी है, क्या है हमें पता नहीं है। हाँ, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? विस्थापन की समस्या सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे ज्वलंत प्रश्न, और ऐसा प्रश्न कि इसका उत्तर बुढ़िया पिछले 2-3 महीने से खोज रही है और सभी से पूछ रही है। क्या पूछ रही है? हर घर से, टिहरी के हर घर से पूछ रही है कि बांध पुनर्वास में अगर हमारा विस्थापन हो जाएगा, हमें वहां से खदेड़ दिया जाएगा, वहां से निकलने को मजबूर होना पड़ेगा, तब वो कहाँ रहेगी और क्या खाएगी? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। अधिकारी क्या कह रहा है? मैं क्या बताऊं तू क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, क्या करेगी? बात तो तुझे खुद की तय करनी पड़ेगी। वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी कि तुझे कहाँ रहना है, क्या खाना है, किसके पास रहना है। मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर आपके नाम कोई जमीन है तो कागज मुझे दे, मैं उतनी जमीन आपको दूसरी जगह मुहैया करा सकता हूं। मेरे पास इतना ही आदेश है, इतना ही पावर है। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी बढ़ने लगा है। शहर में आपाधापी मची है, भागदौड़ मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। पूरे शहर में पानी भर गया है। पानी भर जाने के कारण न केवल शहरवासी बल्कि सब के सब शमशान घाट भी डूब गए हैं। शमशान कैसे लिखा गया है? पहला स आधा आता है। शुद्धिकरण का विशेष ध्यान लिखना है। जब प्रश्न लिखे, उत्तर लिखिए तब। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से सिर्फ एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। सिर्फ एक प्रश्न, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यहाँ शमशान को हम 2 अर्थों में ले सकते हैं। पहला अर्थ है कि गरीब आदमी का कभी घर नहीं उजड़ना चाहिए, और गरीब आदमी का शमशान, अंतिम संस्कार जहाँ करते हैं, वो भी नहीं उजड़ना चाहिए। अब यहाँ महिला ने ऐसा क्यों कहा है? ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि गरीब आदमी का घर वैसे ही शमशान होता है। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। खाने के नाम पर अंधेरा, पहनने के नाम पर अंधेरा, जीवन के मूलभूत सुविधाएं जुटाने के नाम पर अंधेरा, सोने के नाम पर अंधेरा, हर नाम पर अंधेरा। गरीब आदमी जी रहा है, क्या वह कम है? वो तो मर मर के जीता है। शमशान में किसके जाते हैं? मरे हुए को। तो वो तो वैसे ही मरा हुआ है। सुविधाओं के अभाव में गरीब आदमी तो वैसे ही मरा हुआ है, मर मर के जी रहा है। और मरे हुए व्यक्ति का आप जब घर उजाड़ देते हैं तो वो किसके समान है? शमशान उजाड़ने के समान है। दूसरा अर्थ क्या कि न केवल शहर डूब गया है बल्कि टिहरी शहर के शमशान भी डूब गए हैं। तो वो अपने बूढ़े पति का अंतिम संस्कार कहाँ करे? उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। ऐसी महिला जिसने तकरीबन 1000 परिवारों तक पिछले 20, 25, 30 वर्षों से मिट्टी पहुंचाई हो, सबका काम निकलवाया हो, सबके चूल्हे जिस महिला के कारण जले हो, आज वह महिला इतनी हताश, निराश, दुखी, असहाय है कि उसकी मदद करने के लिए कोई भी
तैयार नहीं है। एक सबसे मार्मिक संवेदनशील प्रश्न लेखक यहाँ पूरे भारत के समक्ष छोड़कर जाता है, भारत की सरकारों के समक्ष छोड़कर जाता है, और साथ ही साथ जितने भी गरीबों के नाम पर मंत्रालय बने हुए हैं उन सभी के सामने छोड़कर जाता है कि मंत्रालय में बैठे बैठे आप करते क्या हो। देश की सरकारों 75 साल बाद भी देश के गरीब व्यक्ति इतने दयनीय स्थिति में अपना जीवन जी रहे हैं, और जी रहे हैं तो आप जीने तक नहीं दे रहे हो। आजादी के 75 सालों बाद सबसे बड़ा प्रश्न छोड़ गया लेखक, क्या कि सरकारों विकास गया, विकास नहीं चाहिए, इंडस्ट्रीज नहीं चाहिए, उद्योग धंधे नहीं चाहिए, इनको तो संभालो, गरीब आदमी का कम से कम शमशान तो नहीं उजड़ना चाहिए। एक बड़ा प्रश्न विद्यासागर नौटियाल पूछ रहा है सभ्य समाज से। इसलिए काफी मार्मिक कहानी है और हमारे मर्म को छूने वाली कहानी है। इस कहानी को पढ़कर अगर आपको भी ऐसा लगा हो कि भविष्य में हमें इस बुढ़िया की तरह कोई व्यक्ति मिले जो असहाय है, जो निराश्रित है, जिसका आश्रय छिन गया है, कम से कम हम ऐसे लोगों की मदद करें। ऐसे लोगों की मदद करना ईश्वर से प्रेम करने के समान है। इसलिए अगर आप वास्तव में कहीं न कहीं ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति को पाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की थोड़ी बहुत मदद कीजिए और उनका कम से कम शमशान मत उजड़ने दीजिए, कम से कम उनके टूटे फूटे घरों को मत उजाड़िए। ये लेखक का सबसे बड़ा संदेश है हम सभी को माटी वाली कहानी के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। असाइनमेंट के रूप में जो जो प्रश्न आपको भेजे गए हैं सभी प्रश्नों को आपको और उत्तर लिखते हुए भेजना है। बहुत धन्यवाद।